हाल ही में ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट आउटब्रेक हुआ है, उसने अचानक न्यूज स्टोरीज की एक पूरी वेव ट्रिगर कर दी है, खासकर पेट्रोडॉलर सिस्टम के पोटेंशियल कोलैप्स को लेकर। मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल पब्लिकेशंस जैसे फाइनेंशियल टाइम्स और ब्लूमबर्ग ने अचानक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है जो आमतौर पर यूट्यूब पर एमेच्योर जियोपॉलिटिकल कमेंटेटर्स के लिए रिजर्व रहता है। ये नैरेटिव खुद ईरान द्वारा भी काफी अग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है। मार्च में ICNN की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी ऑफिशियल्स इस आइडिया को एक्सप्लोर कर रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के थ्रू पैसेज को स्ट्रिक्टली उन ऑयल टैंकर्स तक रिस्ट्रिक्ट किया जाए जो चाइनीज युआन में बिजनेस कर रहे हों, और इसका क्लियर गोल एग्जिस्टिंग डॉलर पैराडाइम को अनसेटल करना था। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम इस फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की असली नेचर को समझें और इवैल्यूएट करें कि क्या यह सच में खतरे में है या नहीं। रियलिटी यह है कि सिस्टम पर प्रेशर तो है, लेकिन जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स हैं वो मेन स्ट्रीम नैरेटिव से काफी अलग है। करंट सिचुएशन को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह टर्म एक्चुअली मतलब क्या रखता है। बेसिकली पेट्रोडॉलर्स कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकन करेंसी है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग नेशंस को उनके क्रूड ऑयल रिजर्व्स के बदले में दी जाती है। क्योंकि हिस्टोरिकली ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स क्रूड को अमेरिकन करेंसी में प्राइस करते आए हैं, इसलिए जो देश ये रिसोर्स बेचते हैं वो मैसिव डॉलर रिजर्व्स अक्यूमुलेट कर लेते हैं। अगर कोई भी कंट्री ग्लोबल मार्केट में क्रूड खरीदना चाहती है तो ट्रेडिशनली एक्सपेक्टेशन यही रहा है कि पेमेंट अमेरिकन फंड्स में ही की जाएगी। कई ऑब्जर्वर्स आर्ग्यू करते हैं कि यही प्राइसिंग मैकेनिज्म प्राइमरी रीजन है कि अमेरिकन करेंसी ग्लोबली डोमिनेंट बनी रहती है, खासकर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल बैंक्स के लिए प्राइमरी रिजर्व करेंसी के रूप में। इस सुप्रीम फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करने से यूनाइटेड स्टेट्स को काफी डीप सिस्टेमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अमेरिकन करेंसी और उससे जुड़े फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, खासकर गवर्नमेंट डेट के लिए कांस्टेंट ग्लोबल डिमांड बनी रहती है। इसी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट अपने बड़े बजट डेफिसिट्स को फाइनेंस कर पाती है और ह्यूज कैपिटल बोरो कर लेती है। इसके अलावा ये डोमिनेंस पॉलिसी मेकर्स को ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर भी देती है कि वो सिर्फ टारगेटेड नेशंस को अमेरिकन सेंट्रिक फाइनेंशियल नेटवर्क से ब्लॉक करके इकोनॉमिक सैंक्शंस एनफोर्स कर सकते हैं। ओवरऑल लॉजिक सिंपल लगता है, नेशंस को एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए अमेरिकन करेंसी चाहिए, इसलिए हर नेशन को अमेरिकन करेंसी स्टॉकपाइल करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये कन्वेंशनल विजडम काफी हद तक एग्जैजरेटेड है। पेट्रोलियम को अमेरिकन फंड्स में प्राइस करना जरूर उसकी स्टेटस को रीइंफोर्स करता है, लेकिन एनर्जी सिक्योर करने के लिए स्ट्रिक्टली अमेरिकन करेंसी होना जरूरी है। ये लार्जली पुरानी सोच बन चुकी है। आज के सोफिस्टिकेटेड और हाईली लिक्विड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में एनर्जी ट्रांजैक्शंस को दूसरी मेजर ग्लोबल करेंसीज में फाइनलाइज करना काफी आसान है, चाहे बेस कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकन प्राइसिंग पर ही क्यों न हो। इसके अलावा कुछ एक्सपोर्टिंग नेशंस जैसे रशिया पहले से ही अपनी एनर्जी रिसोर्सेज दूसरी करेंसीज में बेच रहे हैं। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि क्रूड ऑयल अब ग्लोबल इकोनॉमी पर वही ग्रेविटेशनल पुल नहीं रखता जो पहले हुआ करता था। पेट्रोलियम इंटेंसिटी जैसे मेजरमेंट्स जो ये कैलकुलेट करते हैं कि इकोनॉमिक आउटपुट की एक यूनिट जनरेट करने के लिए कितना फ्यूल चाहिए, वो वर्ल्ड वाइड डिक्रीज दिखा रहे हैं। अल्टीमेटली ग्लोबल डिपेंडेंस बोथ रिसोर्स और उसे ट्रेड करने वाली स्पेसिफिक करेंसी पर कम हो गई है, जिससे ये आइडिया वीक पड़ता है कि सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसिंग ही ग्लोबल फाइनेंशियल डोमिनेंस को सस्टेन कर रही है। असल में इस पावर की रियल फाउंडेशन एक अलग हिस्टोरिकल मैकेनिज्म से आती है जिसे रीसाइक्लिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक्सपोर्टिंग नेशंस अपने पेट्रोलियम रेवेन्यूज को लेकर उन्हें सीधे अमेरिकन फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, खासकर गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स में। इस अरेंजमेंट की आर्किटेक्चर 1974 में एक कॉन्फिडेंशियल पैक्ट के जरिए एस्टैब्लिश हुई थी जो यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया के बीच हुआ था। अग्रीमेंट का कोर्स सिंपल था, सऊदीज अपने पेट्रोलियम प्रॉफिट्स को अमेरिकन डेट में फनल करेंगे और बदले में उन्हें इम्प्लिसिट मिलिट्री और सिक्योरिटी अश्योरेंसेस मिलेंगे। इससे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए आर्टिफिशियली हाई डिमांड क्रिएट हुई, जिसने उन्हें दुनिया का सबसे प्रेफर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट बना दिया और अमेरिकन गवर्नमेंट को मैसिव डेफिसिट स्पेंडिंग करने में मदद मिली। इसके बाद एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल डेवलप हुआ जहां करेंसी की डोमिनेंस बॉन्ड्स को अट्रैक्टिव बनाती थी उनके इंटरेस्ट पेआउट्स की वजह से, और बॉन्ड्स के लिए ग्लोबल डिमांड उस करेंसी की डिमांड को लगातार बनाए रखती थी जो उन्हें खरीदने के लिए चाहिए होती है। ये रिसाइक्लिंग फेनोमेनन अपने पीक पर 1970 और अर्ली 1980 की एनर्जी क्राइसिस के दौरान पहुंचा, जब क्रूड प्राइसेस स्काईरॉकेटिंग थे। तब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया जैसे देशों में वेल्थ का मैसिव इन्फ्लो हुआ, क्योंकि उनकी लोकल इकोनॉमीज इतनी डेवलप नहीं थी कि इतने बड़े कैपिटल को एब्जॉर्ब कर सकें। इसलिए उनके पास ह्यूज फाइनेंशियल सरप्लसेस बच गए जिन्हें उन्होंने अमेरिकन डेट में रीडायरेक्ट कर दिया। लेकिन आज ये डायनामिक फंडामेंटली बदल चुका है, कुछ मेजर रीजंस की वजह से। सबसे पहले, एक्सपोर्टिंग नेशंस अब वो एक्सट्रीम सरप्लसेस मेंटेन नहीं करते। सऊदी अरेबिया इसका प्राइम एग्जांपल है। ह्यूज क्रूड रेवेन्यू जनरेट करने के बावजूद वो डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स पर हैवी स्पेंडिंग कर रहे हैं ताकि उनकी इकोनॉमी एनर्जी डिपेंडेंस से बाहर आ सके। इस हाई स्पेंडिंग की वजह से लगातार ट्रेड और फिस्कल डेफिसिट्स हो रहे हैं, जिससे फॉरेन डेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल काफी कम बचता है। दूसरी बात, डेटा ये दिखाता है कि जो नेशंस अभी भी पॉजिटिव बैलेंस शीट्स मेंटेन कर रहे हैं
वो भी अमेरिकन डेट की परचेसेस को रिड्यूस कर रहे हैं। रीसेंट मार्केट फ्लक्चुएशंस इस बिहेवियरल शिफ्ट को क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हिस्टोरिकली जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और एनर्जी क्राइसिस के टाइम पर बॉन्ड प्राइसेस में सर्ज आता था, क्योंकि एक्सपोर्टर्स नए प्रॉफिट्स को रिसाइकिल करते थे और इन्वेस्टर्स सेफ हेवन की तरफ भागते थे। लेकिन रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान इसका उल्टा हुआ। बॉन्ड्स सर्च करने के बजाय सेल ऑफ का सामना कर रहे थे और 30-ईयर इंस्ट्रूमेंट्स के यील्ड्स 4.6% से बढ़कर लगभग 4.9% तक पहुंच गए। अंत में इस रिसाइकलिंग बिहेवियर में जो डिक्लाइन दिख रहा है उसे रूट कॉज नहीं बल्कि एक बड़े इशू का सिम्टम समझना चाहिए। रिसाइकलिंग से दूर जाने की प्रोसेस धीरे धीरे 1980 के एनर्जी प्राइस क्रैशेस के बाद से चल रही है, लेकिन इससे रिजर्व करेंसी या बॉन्ड मार्केट का स्टेटस फंडामेंटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। आज जो रिलक्टेंस दिख रही है अमेरिकन डेट में इन्वेस्ट करने की, वो ब्रॉडर स्ट्रक्चरल एंजाइटीज को रिफ्लेक्ट करती है। इन्वेस्टर्स इंक्रीजिंगली कॉशियस हो रहे हैं क्योंकि नेशनल डेट का स्केल बहुत बड़ा हो चुका है और फेडरल रिजर्व पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो पॉलिटिकल प्रेशर्स पड़े थे उनका असर भी बना हुआ है। इसलिए पेट्रोडॉलर के डेथ को लेकर जो डिस्कशन चल रहा है वो असली पॉइंट को मिस कर रहा है। अगर इस स्पेसिफिक एनर्जी करेंसी रिलेशनशिप में कोई वीकनेस दिख रही है तो वो असल में डीपर सिस्टेमिक वल्नरेबिलिटीज का रिफ्लेक्शन है जो अमेरिकन डेट और करेंसी के ब्रॉडर मार्केट्स को अफेक्ट कर रही है।